नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साई ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरआरबी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन दिया है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम स्मृति है? विष्णु धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या नारद स्मृति? तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2002 में आया था ये क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मनुस्मृति। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति के रचनाकार मनु को माना जाता है, ये इसके राइटर हैं। इसका समय जो है, इसकी रचना का समय जिस समय ये इसकी रचना की गई थी 184 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगध में शाही मौर्यों के ठीक बाद उत्तराधिकारी कौन थे? यानी मगध साम्राज्य के बाद, जो मगध में जो मौर्य साम्राज्य था उसके बाद, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था ये बताना है कुल मिला के। कुषाण वंश, पांड्य वंश, सातवाहन वंश, शुंग वंश। और देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर और आरआरबी इलाहाबाद द्वारा पूछा गया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, मौर्य के बाद आए थे शुंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मौर्य के ठीक बाद शुंग वंश, मगध पर शुंग राजवंश ने शासन किया था। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने जिस नवीन राजवंश की स्थापना की थी वह शुंग वंश के नाम से जाना जाता है, यानी कि शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अब देखिए, अब हम यहाँ से क्या एक चीज़ और भी मिल गई कि हमें पूछना है कि मौर्यों के जो मौर्य वंश था उसका अंतिम शासक कौन था? तो वो बृहद्रथ अंतिम शासक था। ये क्वेश्चन करेक्ट याद हो गया। और अब ये भी पता लग गया कि मौर्य के बाद कौन सा वंश आया था, तो शुंग वंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लगभग लिखा हुआ है, थोड़ा गलत हो गया। लगभग 185 ईसा पूर्व पुष्यमित्र द्वारा स्थापित किया गया भारतीय शासक दल यानी वंश कौन सा है जिसने मौर्य वंश का स्थान लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले मैं इसकी व्याख्या कर चुका हूँ, तो इसमें आराम से लगा सकते हो। वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुंग वंश। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ दोबारा। ये आरआरबी इलाहाबाद में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 4, ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, ये जो कि आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में आने की इनकी चांस भी है। देखिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, इनकी तो एग्जाम में अलग ही बात होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं अधिकतर कि रिपीट होते हैं। अब देखिए कितनी बार रिपीट हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ 4-5 बार रिपीट हुआ है वही क्वेश्चन। और आप इस वीडियो जो इस PDF का लिंक पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी का लिंक भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी इसकी PDF मिल जाएगी। और वरना आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक क्या था? अभी मैं बताता हूँ, मैं पीछे बताया था, वो था बृहद्रथ। और शुंग वंश का अंतिम शासक था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है इसका, देवभूति। ये आरआरबी भोपाल द्वारा पूछा गया था। मैंने जो क्वेश्चन जिसमें आया मैंने उसमें लिख के दिया है नीचे क्वेश्चन नंबर। अब इसके देखिए, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति, इसकी हत्या सचिव वसुदेव द्वारा 75 ईसा पूर्व में कर दी गई थी, जिसके उपरांत वसुदेव ने कण्व वंश, इसके बाद कौन सा वंश आया? कण्व वंश की नींव रखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का संस्थापक था या किस वंश का शासक था? संस्थापक नहीं, किस वंश का शासक था आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? शुंग वंश, कुषाण वंश, राष्ट्रकूष वंश या सातवाहन वंश? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन वंश। तो आरआरबी चंडीगढ़ में क्वेश्चन पूछा गया था ये। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा था। सबको को इसने हराया। क्षत्रिय शासकों के जो दर्प मानी होता है, अहंकार को चूर्ण किया था, मतलब खत्म कर दिया था। इसकी सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माँ, देखिए यहाँ से एक जानकारी मिलेगी। इनकी माँ का नाम था वलश्री। इनकी एक प्रशस्ति है जिसकी रचना इन्होंने की थी, नासिक प्रशस्ति।
क्वेश्चन नंबर 6, सातवाहनों के अधिकतर, जो सातवाहन वंश के थे उनके अधिकतर सिक्के किस धातु के थे? जीतल के थे, शीशे के थे, पीतल के थे या सोने के थे? तो सातवाहन वंश के कौन से थे? ये भी क्वेश्चन देखो पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए, 30 के 30 क्वेश्चन पूछा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं 30 क्वेश्चन के पार्ट करके दूंगा आपके, पार्ट 33 क्वेश्चन के, किसी 20 की 25 के, इसलिए आप आराम से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 6 का बताना आपको करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शीशे के। देखिएगा, सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे के मिले हैं। शीशे के अतिरिक्त इनमें प्रोटीन, तांबे एवं कांसे की मुद्राओं का निर्माण के साक्ष्य भी मिले हैं। सबसे ज़्यादा जो थे वो शीशे के थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, शक संवत जो 78 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है कनिष्क का शासन, हर्ष की समृद्धि या शिवाजी का शासन या चंद्रगुप्त का शासन? पहले तो शक संवत की स्थापना किसने की थी? शक संवत किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का शासन। आइए अब इस क्वेश्चन की थोड़ी बार जानकारी ले लेते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसी में ऐड कर दिया है, क्वेश्चन इसी के काल में। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था? यानी शक संवत, हमारे जो राष्ट्रीय संवत है वो शक संवत ही है, तो इसमें आपको बताना है कि कब, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो देखिए इसमें प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क शक संवत का प्रवर्तक था। इसका समय 78 ईस्वी माना जाता है, जो कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि भी है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय संवत है। भारतीय संविधान ने इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में ग्रहण किया था। 2 क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से जुड़ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? पहले ही क्वेश्चन में हम पढ़ चुके हैं ऊपर, इसका करेक्ट आंसर सभी लगा देंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक संवत। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, शक संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? ईसा पूर्व से 58 वर्ष पूर्व, ईसा वर्ष मतलब ईसा मसीह की जो मृत्यु है, ईसा मसीह की मृत्यु के 58 वर्ष बाद, या ईसा मसीह के जन्म के 78 वर्ष बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसका, ईसा मसीह के 78 वर्ष बाद। अब देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया है। आरआरबी कोलकाता में आया, आरआरबी सिकंदराबाद, आरआरबी कोलकाता में देखो 2 बार आया, ये 2002 में भी आया, 2005 में भी आया, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम रिपीट क्वेश्चन के जितने भी रिपीट क्वेश्चन होंगे हम रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे उनको, सबका रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। तब देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ी जानकारी। कुषाणीय वंशीय शासक कनिष्क प्रथम ने शक पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ईसा के जन्म के 78 वर्ष बाद शक अथवा शकास्त, ये संवत लिखा हुआ है, टाइप में मिस्टेक है, शकास्त संवत प्रचलित किया। इसे शालिवाहन संवत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, शक पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? हिंदी में जो महीने होते हैं वो हमें बताना है कि शक जो पंचांग है, शक संवत जो है, शक वाला कैलेंडर, शक पंचांग में चैत्र, बैसाख या माघ या कार्तिक, इसमें कौन सा महीना प्रथम महीना है? हिंदी में आप अधिकतर, हमें अंग्रेजी के तो सारे पता होते हैं, जनवरी फरवरी करके सब याद होते हैं, लेकिन इस हिंदी में जो हमें दिक्कत हो जाती है थोड़ी। क्वेश्चन पूछा है आरआरबी बंगलौर में, तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चैत्र। अब देखिए मैंने इसके 12 के 12 महीने लिख के दिए हैं आपके लिए। अब एक क्वेश्चन और आया था, देखो मैंने इसी में ऐड कर दिया, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? अंतिम और पहला दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, आप सबके सब पढ़ लीजिएगा। शक पंचांग का प्रथम मास चैत्र का होता है। इसके बाद देखिए चैत्र के बाद क्या होता है? बैसाख, जेठ, आषाढ़, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, जिसे हम भादो भी बोल देते हैं, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष को माघ कहते हैं, पोष, माघ, ये मार्गशीर्ष है, पोष, माघ व फाल्गुन महीने आते हैं। तो कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 महीने हो गए पूरे। अब देखते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, 12 महीने। इस तरीके से क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसका पहला महीने का नाम भी पूछ लिया था और लास्ट के महीने का नाम भी पूछ लिया, तो इसलिए आप इन क्वेश्चन को भी याद कर लेना, इन 12 के 12 महीनों को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा,
हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से उल्लेख होता है किस चीज़ का? हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से क्या उल्लेख होता है? संकर्षण और वासुदेव का, संकर्षण वासुदेव एवं प्रद्युम्न का, ऑप्शन नंबर सी में देखिए सभी 5 वीरों का, या वासुदेव का। ये क्वेश्चन में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वासुदेव का। हेलियोडोरस तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स का राजदूत था, जिसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। ये हिस्ट्री से आए हुए क्वेश्चन हैं, सारे ही हिस्ट्री क्वेश्चन हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने, नागार्जुन ने, बारामिहिर ने, या चरक ने? अब देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, 4 बार है। एक बार और था वो मैंने लिखा नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा पेज हो रहा था, इसलिए मैंने ताकि क्वेश्चन में आंसर में आपको शो हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी चरक ने लिखा है। अब इनके बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं। आयुर्वेद के मर्मज्ञ चरक कनिष्क के राजवैद्य थे। किसके वजह से, किसके कारण, अगर ये पूछा जाए किसके शासनकाल में थे ये, तो कनिष्क के, जिन्होंने औषधि शास्त्र पर चरक संहिता लिखी है। चरक संहिता की रचना किसने की है? किसने की? चरक ने, जिसे भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। इन्हें आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, यही पूछा गया था और मैंने यही क्वेश्चन आपके लिए दे दिया। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था, किस ऑप्शन नंबर बी चरक। क्वेश्चन नंबर बी 14 देखिएगा। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला किसने खोजी थी? चीनियों ने, रोमियों ने, मतलब रोमनों ने, रोम के निवासी थे उन्होंने, या ग्रीक ने, या मंगोल ने? तो इसका आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए चीनियों द्वारा खोजी गई थी। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। कागज बनाने की कला ईसा पूर्व द्वितीय सदी में चीनियों द्वारा खोजी गई थी। आधुनिक पेपर बनाने की प्रक्रिया की खोज जिंग झोंग ने 50 से 121 ईसा पूर्व की थी। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। कौन सी 2 सभ्यताओं ने गंधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की थी? भारतीय और रोमन ने, भारतीय और मिस्र ने, या यूनानी और रोमन ने, या भारतीय एवं यूनानियों ने? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत और यूनानियों ने। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद उत्तर पश्चिमी भारत यूनानियों के संपर्क में आने लगा था। भारतीय एवं यूनानी संस्कृतियों के मिलन से ही गंधार कला की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है 2008 में। विक्रम संवत एवं शक संवत के बीच कितना वर्ष का अंतर है? अब हमें बताना है कि कौन से संवत कब शुरू हुआ था। अगर ये हमें पता है कि विक्रम संवत कब शुरू हुआ और शक संवत कब शुरू हुआ था, तो हम अंतर आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 135 वर्ष। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में की गई थी। शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में प्रचलित में आया था। अतः दोनों के बीच कितना अंतर होगा? ये 57 वर्ष पहले की बात है और ये 57 वर्ष बाद की बात है। तो 57 और 78 हम जोड़ देंगे तो 135 वर्ष का अंतर है। यानी कि आप कह सकते हो विक्रम संवत की शुरुआत 97 ईसा पूर्व हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कनिष्क की राजधानी क्या थी? अमरावती, कन्नौज, मथुरा, या पेशावर? अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत तरीके से पूछ लिया इन्होंने कि कनिष्क की इसमें दोनों राजधानी आ रही हैं, लेकिन हमें बताना है पहली राजधानी कौन सी थी। तो कनिष्क की पहली राजधानी थी ऑप्शन नंबर डी पेशावर। पढ़ते हैं इसके बारे में। और देखिए अगला क्वेश्चन भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसकी देखिए ये भी आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया था 2003 में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क की राजधानी पेशावर यानी जिसे फिरोजपुर भी थी, और मथुरा उसकी द्वितीय राजधानी थी, एवं उसके शासन का जो उत्तर भारत में जो केंद्र था, मुख्य केंद्र जो था वो उत्तर भारत में मुख्य केंद्र मथुरा थी। वो द्वितीय राजधानी थी मथुरा, पहली थी फिरोजपुर यानी पेशावर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने,
अशोक ने, फाहियान ने, या इनमें से कोई नहीं? उस सिल्क मार्ग पे किसका अधिकार था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क का। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। व्याख्या कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिमी एशिया तक जाने वाले रेशम के मार्ग को अपने नियंत्रण में रखा था, क्योंकि यह उनके साम्राज्य से होकर गुजरता था। इस मार्ग पर कनिष्क वो था, शासन चलता था, उसका कनिष्क का अधिकार था। यह मार्ग उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था, क्योंकि इससे जाने वाले व्यापारी बहुत ही अधिक कर देते थे। इस सिल्क व्यापार में भारतीय व्यापारियों ने बिचौलियों के रूप में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। फलतः उत्तर पश्चिम भारत एवं एक अत्यंत समृद्ध व्यापार केंद्र के रूप में विकसित हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म में, कला में, साहित्य में, या वास्तुकला में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कला में, क्योंकि गंधार के लिए सबसे ज़्यादा फूली थी इसी के शासनकाल में। कुषाण काल में कला के क्षेत्र में सर्वाधिक विकास हुआ। गंधार कला सर्वप्रथम इसी के समय प्रकाश में आई थी। क्वेश्चन नंबर 20, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, या हर्षवर्धन? देखिए आरआरबी कोलकाता, ये भी तो क्वेश्चन, देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा ना गया। ये सारे क्वेश्चन आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं, इसलिए आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, इनके लिए हमारे ये बहुत हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वीडियो के 2-4 घंटे बाद अपलोड मैं कर दूंगा, आपको आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मिस्टेक टाइपिंग है वो मैं उसको सही कर दूंगा, उसके बाद आपके लिए आराम से पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध मतनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित था, तथा उसने अशोक की भांति बौद्ध धर्म का प्रचार साम्राज्य के साधनों में लगा। जैसे अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार कराया था, ऐसी कनिष्क ने भी। बौद्ध अनुश्रुतियों में कनिष्क को अशोक के समान बताया गया है, अतः द्वितीय अशोक कनिष्क को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी सोने की मोहर चलाई थी? ग्रीक वासियों ने, मौर्यों ने, कुषाणों ने, या शुंगों ने? क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कुषाण वंश ने। जो कुषाण वंश के शासक थे उन्होंने सर्वाधिक सोने यानी स्वर्ण जो मोहरें होती हैं, सोना मोहर असरफी वगैरह स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने ही चलाई थी। अब देखिए इसमें मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ दिया था, किसके शासनकाल में प्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे? सबसे पहले सोने के सिक्के किसमें? ये तो आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया था, 2012 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। कुषाणों के पास स्वर्ण का भंडार था, जिसे उन्होंने एशिया के अल्टाई पहाड़ों से एवं रोम से प्राप्त किया था। स्वर्ण सिक्कों का प्रारंभ जो हुआ था कुषाण शासक बिम कटफिसेस के काल से हुआ था। कनिष्क के समय तक भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राओं का निर्माण होने लगा था। कुषाणकालीन सिक्के शुद्धता की दृष्टि से सर्वोत्तम थे, यानी उत्कृष्ट थे। क्वेश्चन नंबर 22, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए कौन? अशोक, खारवेल, अजातशत्रु, या चंद्रगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 22 का? ये आरआरबी भोपाल बोर्ड द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, 2007 में आया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, खारवेल। इसमें मैंने एक क्वेश्चन और जोड़ा है। अब देखिए एक क्वेश्चन कई करके जोड़ दिए मैंने। ये 30 क्वेश्चन की गिनती 30 क्वेश्चन में, लेकिन हम क्वेश्चन कई पढ़ रहे हैं, क्योंकि व्याख्या के साथ साथ हमें कई क्वेश्चन की जानकारी मिल रही है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग प्रदेश के शासक के रूप में खारवेल का उल्लेख मिलता है। खारवेल चेदी वंश का, किस वंश का था? खारवेल चेदी वंश का था। खारवेल को महाराज, महामेघवाहन, कलिंगाधिपति यानी कलिंग का राजा कहा गया है। यह जैन धर्म का संरक्षक था, यानी जैन धर्म का संरक्षक कहते हैं, रक्षा करने वाला। ये क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वंश क्रम को सजाइए, मतलब जो क्रम के अनुसार जो सबसे पहले आया, उसके बाद फिर उसके बाद लगाना आपको क्रम के अनुसार। इसमें कौन सा करेक्ट है? ए, बी, सी या डी? क्वेश्चन थोड़ा टाइम का है, आप आराम से देखिएगा, चारों को आपको देखने पड़ेंगे तो
थोड़ा टाइम देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। पहले मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कुषाण वंश, फिर गुप्त वंश। अब देखिए मैंने इनकी सबकी जानकारी लेकर आया हूँ। मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश का क्रम ये है। 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश रहा है। शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व तक रहा है। और कुषाण वंश 58 से 174 ईस्वी तक रहा है। और गुप्त वंश 319 से 550 ईस्वी तक रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 24, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैंने वीडियो में आपको देख लिया, मैंने क्वेश्चन थोड़ा ऊपर कर दिया तेजी से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त या कुमारगुप्त? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त थे। अब मैंने वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त का? तो चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर संस्थापक पूछा जाए तो श्रीगुप्त। आइए इसके क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। वे एक सामंत राजा थे। उन्हीं के नाम से आगे इस वंश की गुप्त वंश कहा जाने लगा। माना जाता है कि उन्होंने 319 से 335 ईसा पूर्व शासन किया था। 335 ईस्वी तक शासन किया था। 319 में ही इसकी गुप्त वंश की स्थापना हुई थी, श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को या स्कंदगुप्त को? ये क्वेश्चन देखिएगा। आरआरबी मुंबई, भोपाल, आरआरबी गोरखपुर में 2003 में, मतलब एक ही साल में पूछे गए क्वेश्चन है। यानी कि आप समझ सकते हैं क्वेश्चन कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। और वैसे भी ऑनलाइन रेलवे के एग्ज़ाम कई महीने लग जाते हैं ऑनलाइन होने में। इतने क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन रिपीट ही करते हैं वो लोग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। इतिहासकार एडम स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा है समुद्रगुप्त साम्राज्य का प्रमुख शासक था, जिसके समय में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ, खूब फला फूला था। क्वेश्चन नंबर 27, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? गुप्त वंश से थे, मौर्य वंश से थे, हर्यक वंश से थे या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से थे? गुप्त वंश से संबंधित थे। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी। गुप्त वंश के सर्वाधिक प्रतापी शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य ने 375 से 415 ईस्वी तक लगभग 40 वर्ष तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 28, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? अभी आपने ऊपर पढ़ लिया है, अब आराम से लगा सकते हैं। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, स्कंदगुप्त को या चंद्रगुप्त द्वितीय को? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, तो देखिए मैंने ऊपर दे रखा है चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ओ सॉरी, प्रथम ने द्वितीय को, चंद्रगुप्त द्वितीय को। देखो ऊपर भी चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त द्वितीय को। गुप्त वंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब की थी? जब शकों पर विजय प्राप्त कर ली थी। एवं चांदी के सिक्के जारी भी किए। उसकी अन्य उपाधियां क्या रही हैं आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की। विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भगवत, यानी परम भागवत भी है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन है? राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल या मौर्य काल? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुप्त काल। गुप्त काल में सर्वाधिक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, यानी सब तरह की नीति देखो यही सत्ता में होते हैं। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी।
यानी अब ये अच्छी है। तो चारों चीज़ें देखो इसी हमारे भारतीय संविधान में प्रस्तावना में इसी प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक। तो चारों ही अच्छी थी। चारों ओर शांति का माहौल था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व, मतलब पहले कभी, अभूतपूर्व का मतलब पहले कभी हुआ ही नहीं था, ऐसी प्रगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कुतुब मीनार के पास स्थित लोह स्तंभ, ये देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ये किस नहीं है, किस राजा के उसमें हुई थी, आपको बताना है किस राजा ने करवाया था। जो लोह स्तंभ है किस राजा ने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, रामगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया था मैं। अब नेक्स्ट पार्ट में इसका कल डालूंगा। 30 क्वेश्चन ही कल होंगे, 30 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, मतलब अगर वीडियो का टाइम मुझे लगेगा ये बढ़ गया, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं इसके लिए 20 क्वेश्चन कर दूंगा। या आप लोग कहें कि मैं जो आंसर देता हूँ ये आंसर ना दूँ, तो मैं थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, टाइम भी कम हो जाएगा। जैसा भी हो आप कमेंट्स करके आप बताइएगा। नमस्कार दोस्तों। और दोस्तों अगर इस चैनल को, अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो थोड़ी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो नोटिफिकेशन है उसे क्लिक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।